बच्चे कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन नंबर फॉर मी? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। यस मैम। मैं फिलहाल एंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारी बुक है। बुक में ये क्वेश्चंस है, बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एन एन में, ये वाले क्वेश्चन में बेटा? यस मैम। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हम एक बार यहाँ आते हैं। चलो, मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? कोई भी एक बच्चा बता दो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड ज्ञानेश्वर, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है बच्चे। अब देखो हमें क्या कंपाउंड दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो उन्होंने मैग्नीशियम का मास कितना गिवन है 24 और ऑक्सीजन का कितना गिवन है 16। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा टोटल? 24 प्लस 16 कितना आएगा? बोलो। 40 44 अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने, पहले उन्होंने हमें कितना ग्राम दिया है बेटा 80 ग्राम। तो गिवन मास कितना हो गया 80 ग्राम और मोलर मास कितना हो गया 40 ग्राम। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों को कट करके बताओ? 0 से 0 कटा, 4 से 8 0 का कितना आएगा 2 मोल्स। सभी को समझ में आ रहा है ये कैसे आया 2 मोल्स? यस मैम। अच्छा, दूसरी बारी में देखो उसने हमें कितना दिया है 10 ग्राम। अब की बार अगर नंबर ऑफ मोल्स का बेटा फॉर्मूला तो वही है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अगर 10 ग्राम है, मोलर मास 40 है, तो अब कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स अब बताओ? नहीं बेटा 4 नहीं आएंगे, 1 अपॉन में 4 आएगा ना। 4 तो अगर 4 ऊपर होता तब होता ना 4, तो ये तो 1 अपॉन में 4 हुआ है ना। आ रही है बात समझ में? यस मैम। तो 1 अपॉन में 4 यानी कितना हो गया? 1 अपॉन में 4 मतलब 0.25। ये समझ में नहीं आया है कैसे आया? तो 1 मिनट समझाती हूँ। ये देखो बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना गिवन है 10 ग्राम, मोलर मास हमारे पास कितना है 40 ग्राम्स। तो कितना हो गया 10 अपॉन में 40, 0 से 0 कट गया तो बेटा कितना आ गया 1 अपॉन में 4। अब 1 अपॉन में 4 को पॉइंट में करना है, तो हमेशा जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंदर आता है डिवाइड में, ये वाला नंबर बाहर आता है। अब 4 से तो 1 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर लगाया 10। अब बेटा 4 2 जा 8, नीचे बचा 2। अब यहाँ पे कितना आ गया 20, एक और 0 लेंगे 20, तो 4 के टेबल में कितने पर आता है 5 पर आता है। तो कितना आ गया 0.25 मोल्स। अभी समझ में आया यस मैम। सबको? फिर एक क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है। वैसे तो आज मेरे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था, बट कोई नहीं, अभी एक और क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द number of moles in following. (68 grams of
अमोनिया। टू 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा मास वैसे आपको याद होनी चाहिए, बट मैं फिर भी लिख देती हूँ। नाइट्रोजन का 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम एंड कैल्शियम का 40 ग्राम। चलो करो जल्दी से एक बार। अगर किसी को भी डाउट है कि मैम कैसे होगा, तो वो बच्चे पूछ लेंगे कि मैम कैसे होगा। चलो ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आप सभी को, जिस जिसके हो जाएंगे वो हैंड रेस करता जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सुषमा बेटा आपने पहले की क्लासेस अटेंड करी हैं, आपको पता है मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम मैंने पहले की क्लासेस नहीं अटेंड की थी, आज से ही ज्वाइन हुई हूँ, पर मुझे पता है, मैंने स्टडी किया था उसका। ओके वेरी गुड। बेटा किसी का अगर फर्स्ट पार्ट हुआ है, अगर किसी का अभी तक, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हैंड रेस करो। फर्स्ट पार्ट किसी का हुआ अभी तक? चलो ओके, अभिषेक का हो गया है, वेरी गुड अभिषेक। और बाकी बच्चे भी एक बार हैंड रेस करेंगे। अभिषेक फर्स्ट पार्ट करा है, अभी कौन सा पार्ट करा है? मैम फर्स्ट किया है। फर्स्ट किया है, बताओ क्या आंसर आया है फर्स्ट का आपका? 4 आया है। वेरी गुड, 4 मोल्स। सभी का 4 मोल्स आ रहा है, समझ में आया कैसे किया है? देखो बेटा NH3 हमारे पास था, NH3 नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। तो हाइड्रोजन NH3 का मोलर मास कितना आया? 17 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना था? 68, मोलर मास कितना है? 17, डिवाइड करेंगे तो 4 मोल। 4 मोल। सबका आया? यस मैम। ठीक है, करो एक बार आप सेकंड और थर्ड करो बच्चे। एक सेकंड। चलो करो, सेकंड पार्ट करो आप लोग। सेकंड पार्ट अभी तक किसी का हुआ है बेटा? देखो
मैम हाँ, सेकेंड पार्ट का 1 मोल आता है क्या? अच्छा बेटा आपका मोलर मास कितना आया है सुषमा? 100। हाँ, और मैंने यहाँ पर 200 लिखा हुआ है बेटा, ये 200 है, ओके ओके। ये 200 लिखा है, तो अब बताओ कितना आएगा? 100 बिल्कुल ठीक आया है, वेरी गुड फॉर दैट। कितने मोल्स आएंगे अगर मोलर मास 100 आया बेटा? तो इसका मतलब 0.5 5 मोल्स मैम। 0.5 बेटा ऊपर क्या रखते हैं, गिवन मास या मोलर मास? गिवन मास। तो फिर ऊपर 200 आएगा ना, नीचे 100 आएगा। दोबारा करो एक बार। 2 मोल्स मैम। हाँ गुड। बाकी पूजा आपका बताओ, अब आप भी सेम गलती कर रहे थे, अब समझ में आ गया आपको? यस मैम, आ गया। हाँ, तो सबका कितना आएगा आंसर? 2। 2 मोल्स, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आप लोग लिख के रखो, वो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है? थर्ड पार्ट सब बच्चे होमवर्क में करेंगे। चलिए आगे। यस मैम। चलो ओके, तो बेटा अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया है। जिन भी बच्चों ने चैप्टर 1 मिस करा है बेटा, आप लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखकर चैप्टर 1 जरूर कर लेना, और उसके साथ साथ आप लोग उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है? बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा सुषमा बेटा, आप सीबीएसई से हो? आपका सीबीएसई बोर्ड है क्या बेटा? नहीं मैम। तो बेटा महाराष्ट्र बोर्ड में सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, बुक में एक बार दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये बुक है देखो आपकी, मैं आपको एक बार बुक दोबारा दिखा देती हूँ। वो जो आप चैप्टर कह रहे हो ना, वो सीबीएसई में है चैप्टर, इसमें नहीं है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये देखिए, ये बुक है आपकी, और इस बुक में ये है आपका चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है? क्लियर हुआ? यस मैम। चलो ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर को समझने से पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप सभी को? मैम ये अमूल का पैकेट है। अच्छा वेरी गुड अभिषेक, ये एक अमूल दूध का पैकेट है। ये दूध के पीछे वाली साइड है। इस दूध के पीछे वाली साइड अगर हम देखें तो क्या आपको इस पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे यस मैम। क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो। इसमें लिखा हुआ है कि 100 ml दूध में कितनी एनर्जी है, कितने सैचुरेटेड फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कितना एडिड शुगर है, ये सब लिखा हुआ है। यस मैम। अच्छा, क्या आपने ऐसी टेबल सिर्फ दूध के पैकेट पे देखती हो कि और भी किसी चीज पे देखती हो? जो मैम खाने की चीज होते हैं उसमें उस सभी में हमें मिलता है क्या क्या लिखा है। हाँ वेरी गुड, खाने की चीजों में, इवन बेटा खाने की चीजों के अलावा अगर आप किसी साबुन शैम्पू पर देखो तो उसपे भी अलग अलग केमिकल लिखे होते हैं ना, इसमें कितना केमिकल डला है, कितना केमिकल नहीं डला है। यस मैम लिखे होते हैं। अब सवाल ये है कि इनको कैसे पता चला कि 100 ml में इतनी एनर्जी है, इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, इतना कोलेस्ट्रॉल है? ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि मैंने
टेस्ट ट्यूब से 4 ग्राम फैट डाल दिया, 12 ग्राम कोलेस्ट्रॉल डाल दिया या 3 ग्राम प्रोटीन डाल दिया, ये तो दूध में होता है। जब ये अगर काऊ मिल्क है तो काऊ से जो मिल्क आया उसमें ये सारी चीजें हैं, पर इन्हें कैसे पता चला कि किसमें मतलब कितनी एनर्जी है, कितना फैट है, इन्हें कैसे पता चला? क्या लगता है आपको, इन्हें कैसे पता चला होगा? सोच कर देखो एक बार कि इन्हें कैसे पता कि किसमें कितनी चीजें। सिर्फ जो आपके दिमाग में आ रहा है। आपके हिसाब से कैसे पता लगाया होगा उन्होंने? कोई गलत कोई सही आंसर नहीं है, जो आपको लग रहा है कि मेरे को लगता है मैं ऐसे पता लगाया होगा वही बता दो। बेटा कुछ ना कुछ तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जिस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया होगा, यस मैम। है ना? अभिषेक आप माइक खोल के ना बेटा 1 मिनट का टाइम दिया करो, बोला करो और फिर माइक ऑफ करना है। कई बार नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पाती है, तो माइक एकदम से बंद नहीं करना है, 1 मिनट रुक के बंद करना है, ठीक है, बोलने के बाद। ओके मैम। बेटा इस चीज को पता लगाने को कि कोई क्या चीज है, कितनी चीजें हैं, क्या क्या है, कोई चीज कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनालाइज करना। क्या बोलते हैं इसी को हम? एनालाइज करना। और यही हमारा ये टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस मतलब बेटा पता लगाना, किसी चीज को अच्छे से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस इज अ प्रोसेस to gather all the information about something। बेटा क्या आप मानते हो कि केमिस्ट्री में जो एनालिसिस है वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है? हम केमिस्ट्री में कभी भी जो पढ़ते हैं, जो बातें करते हैं, जब हम केमिस्ट्री को यूज करते हैं, हमने पहले दिन बात करी थी कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, हमने बात करी कि केमिस्ट्री मेडिसिन में यूज होती है। बेटा अब ये चीज देखनी भी तो पड़ेगी ना कि कौन सी मेडिसिन में ऐसा कौन सा केमिकल है कि इससे खांसी ठीक हो सकती है, इससे बुखार ठीक हो सकता है, इससे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस मैम। है ना? बाकी बच्चे भी बेटा क्लास में बोलेंगे। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। और इसी चीज को जब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज को एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बेटा जो एनालिसिस होता है ना, वो बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 तरीके का एनालिसिस होता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 2 वर्ड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव। बेटा क्वालिटी का मतलब तो आप सब समझते हो ना, हम कहते हैं कि ये चीज कितनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आपको पता लगाना हो कि 2 दूध के पैकेट है या फिर आपके पास 2 दूध के ब्रांड है, इनमें से बेटर क्वालिटी किस दूध की है, तो क्या सोचोगे, कैसे पता लगाओगे, किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि ये दूध बेटर है इस वाले दूध से? उसके क्वालिटी से। हाँ मतलब क्वालिटी में क्या चीज देखोगे आप? सोचो थोड़ा। उसमें कौन सी चीजें डाली है और हमें किससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ओके वेरी गुड, कि हमने उसमें कौन कौन सी चीजें डाली है। तो क्वालिटी में बेटा हम क्या बात करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थिंग्स। हम बात करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, टाइप ऑफ थिंग्स या टाइप ऑफ कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें, पार्टिकल्स, क्या क्या चीजें उसमें डाली हुई है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो वर्ड है ना, वो वर्ड है क्वांटा।
क्वांटा मतलब होता है नंबर। हम इसमें ये बात करते हैं कि कितनी चीज डाली है, इसमें हम कितनी की बात करते हैं, हाउ मच, नंबर्स की बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैंने एक मिल्क का सैंपल लिया तो उस मिल्क सैंपल में फैट है, एनर्जी है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये तो हमारा क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितनी एनर्जी है, कितना शुगर है, कितनी कार्बोहाइड्रेट है। डिफरेंस समझ में आया बेटा दोनों के बीच का? यस मैम। बाकी सबको, अनुष्का, मोक्षा, पूजा, यस मैम। अभिषेक, ठीक है। चलो Yes, ma'am. दोबारा एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो बेटा हमने हमारे घर के लिए एक जूस लिया, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक जूस लिया, ठीक है। ये एक मिक्स फ्रूट जूस। अगर हम ये देख रहे हैं कि इस मिक्स फ्रूट जूस में ऑरेंज है या नहीं है, एप्पल है या नहीं है, ग्रेप्स है कि नहीं है, मैंगो है या नहीं है, तो ये हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुड। बाकी को भी समझ में आया? अनुष्का, हर्षाली, कौन सा एनालिसिस है बेटा ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें पता लगा रही हूं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑरेंज, कि कितने ग्राम ऑरेंज है, कितने ग्राम एप्पल है, तो अब ये कैसा एनालिसिस हो गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। गुड। ये किस टाइप का एनालिसिस हुआ? ये हुआ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब बेटा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को कहाँ यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कहाँ यूज करते हैं, ये देखो बेटा। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पर, ये देखो। Qualitative analysis is concerned with the detection of the presence or absence of elements in the compounds and mixtures of compound। कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है और या फिर कंपाउंड्स का मिक्सचर है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जब हम ये पता लगाते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स। रिलेटिव प्रोपोर्शंस मतलब कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अलग अलग चीजों के लिए पता चलता है कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है। एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, तो उसके लिए हम पहले सॉइल को टेस्ट कराते हैं। तो पहले सॉइल में देखेंगे ना कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितने कितने परसेंट प्रेजेंट है, तभी तो पता लगाएंगे कि फर्टिलाइजर कौन सा यूज करें, कौन सा एलिमेंट कम है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. जैसे हमें सॉइल के अंदर मान लो NPK, ये 3 एलिमेंट्स हमें बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। अब मानो मेरे सॉइल में फॉस्फोरस की कमी है लेकिन मैं पोटेशियम वाली फर्टिलाइजर डालती जा रही हूँ, तो क्या वे मेरी सॉइल को हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए हम फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, सॉइल को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, सॉइल को लैब में भेजते हैं। तो लैब में सबसे पहले तो वो पता लगाते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी बहुत सारे होते हैं। फिर वो ये भी पता लगाते हैं कि कितना कितना प्रेजेंट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है। तो इट मीन्स कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। तो बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये बहुत थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको बस हमें जनरली पढ़ना है। केमिकल मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं?
बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको हम लैब में यूज करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है तो टेस्ट ट्यूब, बीकर, स्पॉट प्लेट, वॉच ग्लास, ये सब हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं, काफी सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके बारे में बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। कैसे करते हैं एनालिटिकल एनालिसिस, वो चैप्टर 3 में गिवन है कि किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप लोग अभी स्कूल जाओगे तो स्कूल में केमिस्ट्री की लैब है आप लोगों के स्कूल में? किसी के स्कूल में है केमिस्ट्री लैब जिसमें आपको कभी लेकर गए हो केमिस्ट्री लैब में? नहीं। ओके, चलो मैं आप लोगों को ऑनलाइन दिखाऊंगी बेटा कि किस तरीके से अलग अलग लैब्स होती है और उन लैब में हम कितना सारा काम करते हैं। जब आप लोग कॉलेज में जाओगे ना तो कॉलेज में आप लोग देखोगे कि कॉलेज में हर दिन आपकी कुछ क्लासेस तो थ्योरी वाली होती है जिसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, बट कुछ क्लासेस लैब वाली होती हैं जिसमें आपको लैब में काम करना होता है। तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। ठीक है? Yes, ma'am. तो बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो हमारी हेल्प करता है ये पहचानने में कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें हेल्प करता है पता लगाने में कि हमारे पास कोई चीज कितनी है, डिटर्मिनेशन, कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, कॉन्सेंट्रेशन किसी कंपाउंड का, ये सारी चीजें हमें हेल्प करता है। तो क्या आप लोगों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। और दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, लैब में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या होता है, हमें ना लैब में एक सॉल्ट दे दिया जाता है, पता है, और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये, मतलब आपको एक पेपर पे एक पाउडर दे दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल में नहीं तो कॉलेज में, और आपको पता लगाना होता है कि इस पाउडर में कौन सा सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, मतलब इसमें मैग्नीशियम है कि नहीं है, क्लोरीन है कि नहीं है, अमोनियम है कि नहीं है, लेड है कि नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। और उसी लैब में बेटा आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क में किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, और आपसे बोलेंगे इस सॉल्यूशन में पता लगाओ कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। तो ये कैसे एनालिसिस हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। चलो बच्चा, अब मान लो हम लोगों ने एनालिसिस कर भी लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया। अब हमें क्या होता है, हमारा जो आंसर होता है वो हमें हमारा आंसर किस में लिखना होता है, मैथ्स में। अगर वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है बेटा, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर किस में होगा बेटा, मैथ्स में होगा, नंबर्स में होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना बेटा, देखो अभी हम लोग चैप्टर 1 में बात कर रहे थे, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, गिवन मास निकाल रहे थे, मोलर मास निकाल रहे थे। तो केमिस्ट्री में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, हमें बहुत बार बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। इसका मतलब हमें मैथ्स के साथ डील करना पड़ेगा। क्या ये बात एग्री करते हो आप? यस मैम। और बेटा ये नॉर्मल वाली मैथ्स में थोड़ी हटकर मैथ्स होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मैथ्स में, क्योंकि हमें मैथ्स में बहुत सारी छोटे से छोटे नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का, हर तरीके के नंबर के साथ डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक मोल में, अगर मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन एटम है तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मेरे पास इतने हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो पता है कितना होगा? इतना। ऊपर वाला नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं है? मतलब अगर मैं करूं तो ये 100, 1000, लाख, करोड़, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड,
10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके आगे की तो शायद हमें गिनती भी ना आए, खरब, 10 खरब, अरब, 10 अरब, उसके बाद की शायद हम काउंटिंग भी ना कर पाए। ये इतना बड़ा नंबर है ना बेटा, बहुत बड़ा नंबर। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो क्या ये नंबर बहुत छोटा नंबर है? 0.000000000000000000164 ग्राम। तो बच्चे जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत बड़े नंबर्स के साथ भी डील करना पड़ता है और बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ भी डील करना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से समझें वो मेथड्स जिनसे हम आसानी से ऐसे नंबर्स के साथ डील कर सके। तो क्या इस तरीके से नंबर्स को लिखना इजी है या डिफिकल्ट है? क्या इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है कि गलती होने के चांसेस कम है? ज्यादा है मैम। गलती होने के चांसेस ज्यादा है ना, एक भी जीरो इधर उधर हुआ तो गलती हो जाएगी। और बेटा जब भी हम लैब में काम करते हैं ना, तो हम बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोचो आप केमिस्ट्री की कोई दवाई बना रहे हो और उस दवाई में आपको कोई चीज 10 ग्राम डालनी थी और 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम डाल दूंगी, तो क्या चलेगा? नहीं मैम। नहीं मैम। कहने को तो एक जीरो का ही अंतर है, बट एक जीरो का अंतर भी बहुत भारी हो सकता है ना। हमारे घरों में जो खाने की चीजें आती हैं, नमक आता है, उस नमक में आयोडीन डलता है, ठीक है। अब अगर वो आयोडीन गलती से ज्यादा डल जाए तो क्या हम लोगों को चलेगा? नहीं। कम डल जाए तो नहीं। तो नहीं, भी नहीं। इसका मतलब जब भी हम लैब में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान से काम करना पड़ता है और हमें कोशिश करनी पड़ती है टू रिड्यूस एनी एरर्स। हमें क्या कोशिश करनी पड़ती है? टू रिड्यूस ऑल एरर्स। एरर्स मतलब बेटा गलतियां। तो हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि जो गलतियां हैं वो कम से कम हो, ठीक है। तो इन्हीं गलतियों को कम करने के लिए बेटा जो सबसे पहला मेथड हम यूज करते हैं, वो मेथड हम यूज करते हैं यूज साइंटिफिक नोटेशन। अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, पहला यूज साइंटिफिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट नंबर्स। हम केमिस्ट्री में हमेशा नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये समझते हैं बेटा। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 450000, ठीक है, एक तरीका ये है इस नंबर को लिखने का, और दूसरा तरीका है नंबर को लिखने का 1 2 3 4 5 6। 4.5 इंटू 10⁻⁶। बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या हमें अच्छे से पता चल रहा है ना कि इसमें हमें कितने कितने पे हमारे पास पॉइंट के बाद कितने वो आने चाहिए? 0 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? जबकि यहाँ पर क्या होता है, नंबर्स को, जीरोस को काउंट करने में गलती हो जाती है। तो जब भी हम किसी बड़े से नंबर को या छोटे से नंबर को ऐसे पावर में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस पावर में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर डालते कैसे हैं ये समझो बेटा। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मान लो 63450, ये एक नंबर है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आपको पॉइंट लगाना है पहली डिजिट के बाद। जो पहली डिजिट है उस पहली डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है 6.3450। अब अगर बच्चे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, अभी देखा जाए तो क्या 63450 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 63450.00? अगर इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 0.00 है। ये समझ में आया? एक बार दोबारा बेटा देखो, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो एक तरीके से मैंने डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करा 1 2 3 4। डेसिमल को हमने किस तरफ शिफ्ट करा? हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁴। 63450 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6.3450
450 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। चलो दूसरा देखते हैं। मान लो मेरे पास ये नंबर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? एक के बाद पॉइंट लगाना है। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो अब कितने नंबर है? 1 2 3 4, ये सारे जीरो ही हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2.0000 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। और क्या समझ में आया मैम पावर 4 ही क्यों रखनी है? बेटा? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें देखना है कितने नंबर हैं, उतनी पावर आएगी। ठीक है? ओके मैम। चलो एक और देखते हैं। मान लो 563 है और मैंने लिखा 563 को 5.63, तो अब 10 की कितनी पावर आएगी? 2। वेरी गुड, समझ में आया? यस मैम। अब मान लो मेरा आंसर आ रहा है 1 3 4 5 6 8। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? पूरा आंसर बोलो। पॉइंट हमेशा एक के बाद लगाना है। 1.3456 6 8। अब एक मिनट रुकना, वैशाली आप बोलो 10 में कितनी पावर आएगी? बेटा एक एक करके रुक जाओ। हाँ हर्षाली आप बताओ। मैम मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद ही अपना माइक ऑन करके बोलो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। हमें ऐसे नहीं सोचना है कि बाकी बच्चों को आ गया तो हमें भी आ जाना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें खुद माइक ऑन करके बोलना है कि मैम एक बार आप रिपीट करो, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है हर्षाली? ओके मैम। देखो बेटा, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टोटल कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है बेटा। हम हमेशा साइंटिफिक ma'am. नोटेशन में क्या करते हैं? पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 1.3456 बन गया। उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है वो हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 10 की पावर क्या लगा देंगे? 5। 5। क्या ये समझ में आया यस मैम। बेटा? ये सब जैसे 10 है, तो अगर मैं 10 को लिखना चाहूं तो मैं इसको 1 इंटू में 10 की पावर 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 1.0 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर 2। अगर ये 1000 है तो ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर 3। समझ में आ रहा है आप सभी को ये कैसे हो रहा है? यस मैम। अगर ये 2000 है तो इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ ध्यान बोलो। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। वेरी गुड। अब बच्चे इसी को समझते हैं कि अगर मेरे पास एक छोटा नंबर है, मान लो मेरे पास एक ऐसा नंबर है 0.000045। बेटा साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि जो डेसिमल आना चाहिए ना, वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए? आफ्टर अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब ये जीरो नहीं। अब इसमें सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 4। बेटा ये जैसे एक और चीज, जैसे मान लो कि अगर एक 3.5 नंबर है, पहले एक वो चीज समझने से पहले एक चीज ऐसे से, अगर आपको अभी भी 3.5 देखते हो तो बेटा 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। 10 क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर। जैसे अगर 3.573 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3573 अपॉन में डेसिमल हटा के 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ 4.72 को क्या लिख सकते हैं? 472 अपॉन 100। वेरी गुड। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई?
यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब बताओ 0.003 को क्या लिख सकते हैं? 3/0। 3/0 नहीं, 100. नहीं बेटा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 10। नहीं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3 मतलब 100। 1000। अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का। 3 के बाद क्या आएगा? 3/1000। क्या ये क्लियर हुआ? बेटा हम इसको 003 लिखे या 3 लिखे, एक ही बात है ना? बेटा 002 लिखूं या 2 लिखूं या 2 लिखूं, एक ही बात होती है कि नहीं होती है? पहले वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। क्या ये समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आप ये वाला जो नंबर है ना, इन्हें आप कैसे लिख सकते हो? जैसे मैं लिख रही थी 0.00045, ठीक है? तो अब मैंने ये डेसिमल हटाया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 45 अपॉन में 1 2 3 4 5। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं यस मैम। बेटा? ये जो नंबर है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 अपॉन में 10 की पावर 5? जितनी जीरो होती है उतनी पावर होती है, क्या आपको ये बात पता है? यस मैम। है ना? जितनी जीरो होती है ना बेटा, वो उतनी ही पावर होती है 10 की। मतलब 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 2 जीरो, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, 10 की पावर 6 मतलब 1 के बाद 6 जीरोस, ठीक है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 5? Yes, ma'am. यस मैम। और बेटा जब भी जो पावर नीचे से ऊपर जाती है ना, तो वो पावर माइनस में बन जाती है। कैसे बन जाती है? माइनस में। तो इसे हम लिख सकते हैं 45 इंटू 10 की पावर -5। क्या ये समझ में आया? कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6 अपॉन में ये नंबर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 अपॉन में 10 की पावर कितनी है बताओ? 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 की पावर -5। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। मैम हाँ बेटा बोलो। -5 ही क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि देखो, ये 10 की पावर 5 है ना, ये अभी डिवाइड में है। जब हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं ना, तो ये पावर माइनस में हो जाती है। माइनस में होती तो प्लस में हो जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। अभी प्लस में है ना, इसलिए माइनस में हो गई, ठीक है? यस मैम। बेटा -5 का मतलब होता है कि हमने इस नंबर को इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, तो मतलब ये नंबर बड़ा छोटा नंबर है। मतलब अगर मैं इस नंबर को लिखूंगी तो ये नंबर ये हो जाएगा 0.0006। देखो यही नंबर होगा ना, तभी तो नीचे हटाकर 5 जीरो आई है। तो क्या ये नंबर बड़ा है कि छोटा सा नंबर है? बहुत छोटा। छोटा सा नंबर है। मतलब पावर बेटा जितनी माइनस में होती है, नंबर उतना छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस मैम। पूजा, बेटा देखो, हो सकता है अभी आप लोगों में से किसी किसी को ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा, लेकिन तो भी क्लास छोड़नी नहीं। सभी क्लासेस लोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा, हम सब मिलके देखेंगे, ठीक है? एकदम ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे को नहीं आएगा तो नहीं करना है, सोचते करते जाना है, ठीक है? चलो अब एक नंबर लेते हैं 73456, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो बेटा। मान लो इसमें डेसिमल यहाँ पर है। कहाँ पर है डेसिमल? यहाँ पर है, 734.56।
अब बच्चे जो डेसिमल है, अगर मैं उसे एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रही हूँ, किस साइड शिफ्ट कर रही हूँ? लेफ्ट साइड, मतलब उल्टी साइड शिफ्ट कर रही हूँ, तो पावर क्या हो जाती है बेटा? प्लस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? प्लस। मतलब कि मानो अभी लिखा हुआ है 73.456 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। तो बेटा मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 7, अगर मैं ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं तो 7.3456 इंटू 10 की पावर 4। लेफ्ट साइड अगर जब मैंने डेसिमल शिफ्ट करा तो पावर 10 की पावर 3, तो डेसिमल की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करोगे उतनी पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वहीं अगर आप इस डेसिमल को इस साइड शिफ्ट करोगे, यानी कि सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 734.56 इंटू 10 की पावर 1। क्या लिख सकते हो? इंटू 10 की पावर 1। समझ में आया? यस मैम। एक बार दोबारा करें इसको। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, चलो दोबारा करें एक बार। बेटा मान लो एक नंबर लेते हैं 2000, ठीक है। पहले 2000 से शुरू करते हैं, या 20,000 ले लेते हैं। ये क्या नंबर है? 20,000, ठीक है। क्या बेटा मैं 20,000 को ऐसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू में 10,000, तो भी आंसर क्या 20,000 ही आएगा? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। क्या इसी 20,000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। यस मैम। Yes, ma'am. अभी भी आंसर 20,000 ही आएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 200 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या अभी भी आंसर 20,000 ही आएगा? यस Yes, मैम। ma'am. यस अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 2000 मल्टीप्लाई बाय 10। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या अभी भी 20,000 ही आएगा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? अब ध्यान से देखना, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10। 0 से 0 कट के क्या अभी भी 20,000 ही आएगा? देखो, आराम से देखो, क्या ये 0 से 0 कट के अभी भी आंसर 20,000 ही आएगा? हाँ ना बोलो बच्चे। यस मैम। ये वाला किसको नहीं समझ में आया? दोबारा समझाओगे बेटा? मैम मैं समझाऊँ ना? बोलना पड़ेगा बच्चे। ये वाला समझ में आया आपको? नहीं आया मैम, समझो। लास्ट वाला। अभिषेक थोड़ा सा लाउडली बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलो मैम समझाओ ना, ये नहीं आया इसलिए। बेटा। देखो या अच्छा, एक बात समझो, अगर मेरे को 400 को 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या आंसर आएगा? बेटा एक सेकंड, कोई गेट पर है, 1 मिनट में आई बच्चे, है ना, 1 मिनट। सॉरी बच्चे। हाँ अब बताओ, अगर मैं 400 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 40. 40। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाले 0 से ये वाला 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 40 आ गया ना। तो सिमिलरली अगर ये मेरे पास 2 लाख है, तो इसको अगर मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी तो 0 से 0 कट के 20,000 ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। हुआ मैम। हुआ। वेरी गुड। तो मतलब बेटा अब ध्यान से देखो, क्या इस 2 इंटू में 10,000 को मैं ऐसे लिख सकती थी? 2 इंटू में 10 की पावर 4।
या 20 इंटू 10 की पावर 3, 200 इंटू 10 की पावर 2, 2000 इंटू 10 की पावर 1, या 20,000 इंटू 10 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर का 0 का मतलब होता है 1, या फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये इसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर -1। ऊपर आ गया तो पावर माइनस में हो गई ना, लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes, ma'am. तो बेटा आप देखो, जैसे जैसे हम जीरो इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। एक एक पावर क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है ना। ये देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 67.32 है, अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 6.73। तो अब पावर क्या हो जाएगी, मानो अभी 10 की पावर 2 है, तो अगर मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट करा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 3. और अगर मैंने इसको लिखा 673.2 तो पावर 10 की पावर 1, मतलब पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना, लेफ्ट साइड पावर प्लस और राइट साइड पावर माइनस। Minus. ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके मैम। Yes. ओके बच्चे, ठीक है। सो देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चलो, गुड इवनिंग, बाय बच्चे, Bye, ma'am. Bye. गुड इवनिंग।